चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। वही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का हो गया है। वक्फ संशोधन मामले में सबको ये लगता था कि चुनावी साल में नीतीश कुमार मुसलमानों को नाराज करने का फैसला तो नहीं करेंगे, मगर उन्होंने भाजपाई सिस्टम का साथ दिया और अब उसका खामियाजा सामने आने लगा है। लोग चर्चा करने लगे हैं कि ऐसा लग रहा है 2 दशक के शासन के बाद जेडीयू समापन की तरफ न बढ़ जाए और खुद भाजपा के बड़े नेताओं ने जो ऐलान किया था कि स्थानीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएंगी, उसका अगला टारगेट नीतीश कुमार की पार्टी ही है क्या? क्योंकि वक्फ संशोधन का समर्थन करने के बाद नीतीश की पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। पूर्व एमएलसी से लेकर वर्तमान एमएलसी तक जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, सब के सब खुली बगावत का ऐलान कर रहे हैं। कौन कौन है वो नेता और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार की जीवन भर की कमाई एक झटके में लुटती हुई नजर आ रही है, एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। उधर आरजेडी ने नीतीश कुमार को आरएसएस का एजेंट से लेकर गिरगिट तक दिखाने का पोस्टर जारी कर दिया है। एक से बढ़कर एक पोस्टर है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री इस बिल पर क्या कह रही हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कैसे इसका विरोध किया है, इन सब पर बात करेंगे। उधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मामला यही नहीं रुकेगा, हम इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। यानी भाजपा अभी इसे अपनी जीत के रूप में न देखे, खेल तो अभी शुरू हुआ है। उधर लालू यादव बीमार होने के बावजूद लाठी को तेल पिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं, मगर एक बात किसी को समझ नहीं आ रही कि नीतीश कुमार ने अपने ही बेटे की राजनीतिक भविष्य की बलि क्यों चढ़ा दी। आखिर ऐसी कौन सी कमजोर नस गुजराती जोड़ी ने दबा रखी है, या फिर इनकी पार्टी के नेता नीतीश को लेकर जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सच है, क्या है वो दावा, सब कुछ जानेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के झूठों का पर्दाफाश करने का हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहे। वक्फ मामले को लेकर भाजपा के नेता और मंत्री संसद से लेकर सड़क तक कौन कौन से झूठ फैला रहे हैं, कैसे कैसे बरगला रहे हैं, इस पर हमने कल एक वीडियो विस्तार से किया था। नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार की कौन सी दुखती रग गुजराती जोड़ी ने दबा रखी है जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पर लगा दिया है। अब तक इन्हें सेकुलर नेताओं के रूप में देखा जाता था। नीतीश कुमार अक्सर मुस्लिम टोपी पहने हुए नजर आते, मुसलमानों के हक की बात करते, मगर शायद ये पहली बार हुआ है जब खुल्लम खुल्ला उन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक तमाचा मारा है, यानी धोखा दिया है। और इसके विरोध में जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। यूं समझिए कि जेडीयू के भीतर भयंकर वाला घमासान मचा हुआ है, वो भी चुनावी साल में। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर से पार्टी के सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे लोगों ने वीडियो शूट होने तक पार्टी छोड़ दिया है। अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक का कहना है कि जेडीयू ने जब संशोधन का समर्थन किया है तो लाखों करोड़ों मुसलमानों को धक्का लगा है और ललन सिंह ने संसद में जो बयान दिया वो काफी दुख देने वाला है। मैं कई साल से पार्टी में रहा हूं और अब इस्तीफा दे रहा हूं। उधर जेडीयू के पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल का कहना है कि हम बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने सुझाव दिए थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से सभी ने अपनी बात रखी उसमें सब नंगे हो गए। इनका कहना है कि अब कम्युनल और सेकुलर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इदारे सरिया देश के सभी हाईकोर्ट में लीगल सेल की बैठक करेगी, इस पर जल्द ही फैसला लेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। वहीं नीतीश के करीबी कहे जाने वाले जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो भी जमीन है उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका कहना है कि बिहार में वक्फ की जमीन पर कई आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जहां छात्र पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहले तो मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप बंद कर दिया, उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती की। मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले 3 तलाक, घर वापसी जैसे नियम बनाए। सिर्फ मुसलमानों में ही सुधार की जरूरत नहीं है, औरों में भी है। देश भर में 7 लाख एकड़ की भूमि पर केंद्र की नजर है। यानी इनका आरोप है कि मोदी शाह की जोड़ी देश भर में वक्फ की जो जमीनें हैं उन्हें हड़पना चाहती है। उधर जेडीयू ने यह भी कहा है कि मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक पार्टी के किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है। जेडीयू के संगठन से इनका कोई लेना देना नहीं है। उधर लालू
यादव का कहना है कि अफसोस है कि मैं सदन में नहीं हूं, नहीं तो अकेला काफी था। इन्होंने ट्वीट किया है कि संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। गरीब मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेले काफी था। सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों में, ख्वाबों में, विचारों में और चिंताओं में हूं। ये देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा की प्रदेश सचिव एम राजू नैयर ने भी जेडीयू छोड़ दी है, यानी एक और नाम जुड़ गया। नीतीश की पार्टी में घमासान को लेकर हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक संख्या और बड़ी हो जाए। आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर देखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरएसएस वाले गेटअप में दिखाया गया है, देख लीजिए। और लिखा है कि ईद में टोपी पहनकर वक्फ पर धोखा दिया। आरजेडी के नेता ने लिखा है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले वक्फ पर धोखा दे दिया। एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता सबक सिखाएगी चुनाव में। एक ये पोस्टर भी मार्केट में आ गया है जिसमें लिखा है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। आरजेडी नेत्री संजू कोहली ने इस पोस्टर को लगवाया है। एक पोस्टर ये भी चल रहा है जिसमें लिखा है कि अधिनायक जय नहीं, कुर्सी 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 जय। मगर सवाल यह है कि अगर कुर्सी ही जय है तो कुर्सी को ही नीतीश कुमार ने दांव पर कैसे लगा दिया। उधर यूपी में जुमे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। 40 जिलों में फ्लैग मार्च हो रहा है। पूरा विपक्ष और मुस्लिम समुदाय इस संशोधन का विरोध कर ही रहा है। बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है, इसलिए हाई अलर्ट किया गया है। मथुरा, वाराणसी समेत 40 जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अच्छा, एक बात और समझने वाली है। तमाम भाजपाई नेता कह रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमान को फायदा मिलेगा, मगर सवाल तो यह है कि फायदा मिलेगा कैसे? क्या वैसे ही जैसे नोटबंदी से देश के गरीबों को फायदा मिला, आतंकवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, जैसे कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिलना था, जैसे अग्निवीर से जवानों को फायदा मिल रहा है, देश की सेना को फायदा मिल रहा है, जैसे जीएसटी से व्यापारियों को फायदा मिल रहा है, क्या वैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि वक्फ की संपत्तियों का फायदा गरीबों को ही मिलता है। उनकी पढ़ाई, सामाजिक उत्थान जैसे कार्यों पर खर्च होता है। तो अब भाजपाई लोग कौन सा फायदा किस तरीके से कराएंगे, ये बात साफ साफ बतानी चाहिए ना। और यदि गरीब मुसलमानों की चिंता है तो गरीब हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं है? काहे नहीं है? लोग कहने लगे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं जिनके पास वक्फ से ज्यादा संपत्ति है, बहुत सारे मठ हैं, तो क्या सरकार इतनी हिम्मत कर पाएगी कि उनकी संपत्ति को लेकर भी गरीबों में बांट दे? पिछले 11 सालों से भाजपाई रिकॉर्ड को यदि देखें तो इनकी किसी भी बात पर, खासकर ऐसी किसी बात पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कहें कि कोई कानून ला रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं जिससे किसी गरीब का फायदा होगा। झूठ बोलना, हवाबाजी करना, लोगों को टोपी पहनाना वर्तमान सत्ताधारियों की आदत में बैठ चुका है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, 11 सालों का पूरा रिकॉर्ड है। कथित रूप से 16 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों का माफ कर दिया गया। बाकी साहिब के परम मित्र कौन लोग हैं, किस तरीके से दिन दुनी रात चौगुनी गति से उनका धन बढ़ रहा है, ये आप जानते ही हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि भाजपा सरकार ने बिल को जल्दबाजी में लाया है। इसे समझने के लिए जनता को अगर समय और दिया जाता तो अच्छा होता। यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी। बहन जी ने यह भी कहा है कि हम इस बिल से सहमत नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इसका दुरुपयोग होगा तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। क्या बसपा वैसे ही खड़ी होगी जैसे दलितों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़ी है? वैसे ही खड़ी होगी जैसे अपने एक मुस्लिम सांसद को सदन में गाली मिलने के बाद खड़ी थी। वहीं एक चर्चा यह भी है कि भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद में कोई बिल पारित हो और सड़कों पर शहरों को छावनी में तब्दील करना पड़ जाए। यानी जिन लोगों ने यह कर्म किया है उन्हें मालूम है कि उनका कर्म कैसा है और उस कर्म पर प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है। यह अलग बात है कि तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता बार बार एक ही बात कह रहे हैं, पूरा विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि हम जो भी करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, और यही सबके पक्ष में है। वरना आप तो जानते ही हैं कि नफरती चिंटू और उनकी सत्ता बार बार इसीलिए चिढ़ाते हैं ताकि आप कोई प्रतिक्रिया दें और उन्हें बहाना मिले देश में आग लगाने की, सब कुछ जलाने की। 11 साल में इतना तो समझ आ ही गया होगा। वक्फ बिल को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। उधर कांग्रेस नेता जयराम
रमेश ने कहा है कि CAA 2019 को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। RTI अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चुनाव संचालन नियम 2024 के संशोधनों की वैधता को लेकर भी हमने चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए भी कांग्रेस के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और बहुत जल्द कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधान और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। यानी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से CAA का मामला, RTI का मामला, चुनाव का मामला और पूजा स्थल अधिनियम का मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसी तरह से वक्फ संशोधन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और संविधान की मूल भावना को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी विपक्ष की कई पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी हैं, मन बना चुकी हैं और तमाम मुस्लिम संगठन तथा नेता भी इस रास्ते को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर पिछले कई महीनों से खूब चर्चा हो रही है। जिस तरीके से वो बार बार किसी का भी पैर छूने के लिए लटक जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी का हाथ उठा के देखने लगते हैं, छूने लगते हैं, कभी उनके पैर छूने लगते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद के पैर पकड़ने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय हिलने डुलने लगते हैं, कभी महिलाओं को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं तो हाथ नीचे ही नहीं करते और कभी सरेआम मंच पर महिला के साथ अजीब और चौंकाने वाला व्यवहार करने लगते हैं, कंधे पर हाथ रख लेते हैं। इन सारी चीजों को देखकर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, मगर वक्फ संशोधन विधेयक ने कहीं न कहीं मुहर लगा दी है कि आखिर कैसे स्वस्थ नीतीश कुमार अपने जीवन भर की कमाई को दांव पर लगा सकते हैं और बुढ़ापे में जीवन भर की कमाई कोई दांव पर लगा भी सकता है अगर उसका कोई वारिस न हो। जिस वक्त में नीतीश कुमार अपने वारिस को, अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हों, तमाम चर्चाएं हों, उसी बीच ऐसा कदम उठा लेना जिससे बेटे का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही भंवर में फंस जाए, बर्बाद हो जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। इसलिए चाहे उनकी पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्षी पार्टी के नेता, सब एक ही बात कह रहे हैं कि स्वस्थ नीतीश कुमार ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे। कि क्या नीतीश कुमार की इसमें मंजूरी है और यदि नहीं है तो क्या उनकी पार्टी समापन की तरफ जा चुकी है, खाली मुखौटा बचा है। वैसे ये चर्चा तो पहले से ही थी कि 2025 के चुनाव में JDU को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खा जाएगी। पिछले चुनाव में ही आधा खा गई थी, इस चुनाव में पूरा खा जाएगी। बाकी देखते जाइए, वक्त ही बताएगा कि कौन किसको कब कितना खाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।